नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से हमारी क्लासेस नहीं आ पाई थी। किसी कारणवश जो आपकी क्लासें हैं वो रुकी हुई थी। तो आज से निरंतर आपकी क्लासेस फिर से 11 बजे प्रातःकाल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमने अभी तक के छायावाद के दो जो साहित्यकार थे उन पर हमने डिस्कस किया था। एक हमारी महादेवी वर्मा, दूसरा हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। आज हम बात करने वाले हैं सुमित्रानंदन पंजी पे। और सुमित्रानंदन पंजी से जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी उनके चाहे रचनाएं हैं, उपन्यास हैं या फिर उनके पुरस्कार हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखिएगा तो सुमित्रानंदन पंजी, इनका जो जन्म है दोस्तों वो आपका 20 मई 1900 में होता है, जो कि कौसानी बागेश्वर में होता है, यानी कि उत्तराखंड में इनका जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो आपकी 28 दिसंबर 1977 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होती है। दोस्तों, अगर मैं इनके उपनामों की अगर बात करूं तो इनको गुसाईदत्त के रूप में जाना जाता है, जो इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस कवि को गुसाईदत्त के रूप में भी जाना जाता है या फिर गुसें के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे। गुसाईदत्त कहें या गुसें कहें या सें कहें, ये सभी ही सुमित्रानंदन पंजी के ही अपने नाम देखने को मिलते हैं। प्रकृति के सुकुमार के रूप में हम इनको जानते हैं और चितेरे कवि भी इनको कहा जाता है। साइदा, लक्ष्मण, मुकुल और नंदिनी, एक निहत्ता, सुधाकर प्रिय, रावणानुज, मोती, नंदिनी नयन, शब्द शिल्पी, ये सभी ही इनके उपनामों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब देखिए, अगर बात करूं मैं इनको पुरस्कार जो हैं वो निम्नलिखित में से कौन कौन से पुरस्कार ऐसे हैं जो इनको अभी तक दिए जा चुके हैं। तो सबसे पहले की अगर बात करें तो दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1960 में। ये किस चीज़ के लिए दिया गया था दोस्तों? कला और बूढ़ा चाँद के लिए दिया गया था। अगर बात करेंगे दोस्तों 1961 में इनको पद्म भूषण मिलता है और 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, हिंदी के लिए पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार यानी कि लोकायतन के लिए इनको दिया जाता है। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं याद करने वाली कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनके उपनाम तो याद करने ही करने हैं। उनके साथ साथ में जो पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी है, इनको कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला हुआ है। पद्म भूषण मिला है इनको, तो पद्म भूषण इनको 1961 में मिला है, ये भी आपको याद करना है। और वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको मिलता है। और हिंदी के ये पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। और इससे पहले काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप सुमित्रानंदन पंजी को आंसर करते हैं। 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको दिया जाता है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों सोवियत लैंड नेहरू जो पुरस्कार है वो किस कथा के लिए इनको दिया जाता है या फिर किस कृति के लिए इनको दिया जाता है, तो दोस्तों ये आपके लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको भी सम्मानित किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर इनकी रचनाएं देखें तो रचनाएं तो इनकी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर बात करेंगे कविताओं की तो दोस्तों इनकी काफ़ी कविताएं ऐसे हैं जो देखने को मिलती है। जैसे गिरजे का घंटा है, इनकी प्रथम कविता संग्रह ये फिर देखने को मिलती है, यानी कि 1916 में इनके द्वारा गिरजे का घंटा लिखा जाता है। वीणा हो गया, ग्रंथि है, जैसे पल्लव है, जैसे इससे पहले पल्लव को पूछा जा चुका है। युगांत, इससे पहले युगवाणी पूछी जा चुकी है। गुंजन है, ग्राम्य है, ग्रामश्री है, संध्या के बाद, स्वर्ण किरण, उत्तरा, चितंबरा हो गया, जैसे इसी चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कला और बूढ़ा चाँद, अब इनकी दोस्तों एक कविताएं हैं, इन कविताओं कला और बूढ़ा चाँद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोगों ने देखा होगा 1960 में हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें देखने को मिलता है। और वहीं अगर बात करेंगे हम चिदम्बरा की, तो 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का प्रथम मिलता है। लोकायतन इससे पहले पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। महाकाव्य और अंतिम रचना के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर देखा जाए फिर देखें तो मैं छोटी हूँ, ताज, वे आँखें, परिवर्तन, स्वर्ण धूल, युगपथ है, और गीत हंस है, खादी के फूल, मधुज्वाल है, स्वच्छंद है, उच्छ्वास है, युगांतर जो इससे पहले पूछा जा चुका है, मुक्ति, यज्ञ है, और तारापथ हो गया, मानसी, सौवर्ण है, पतझड़ है, अवगुठित, मेघनाद और वध नाम के जो आपके कविताएं हैं, ये सभी ही आपकी पंजी की देखने को मिलती हैं। और उपन्यास की अगर मैं बात करूं तो एक ही उपन्यास इनका देखने को मिलता है, हार। तो आप लोगों को शायद इसे याद करने में उतनी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इनका एक ही उपन्यास है, कविताएं ही ज़्यादा हैं और कविताओं पर ही इनको चाहे हम बोले तो ज्ञानपीठ भी मिला है और उसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो इससे पहले पूछे भी जा चुके हैं। जैसे युगांत पूछा जाता है, युगवाणी पूछी जाती है, कला और बूढ़ा चाँद किसकी कविता है देखने को मिलता है, चितंबरा जैसे देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर उपन्यासों की मैं अगर बात करूं तो उपन्यास केवल इनका एक ही देखने को मिलता है, जिसको हम हार के रूप में भी जानते हैं। और आलोचना की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जैसे गद्यपद है, और शिल्प और दर्शन है, छायावाद,
पुनर्मूल्यांकन जो देखने को मिलता है, ये भी आपका इन्हीं की आलोचना देखने को मिलती है। अगर बात करें दोस्तों इनकी कहानियों की, तो 5 कहानियाँ इनकी देखने को मिलती है। तो 5 कहानियाँ पानवाला के रूप में जानी जाती है। तो 5 कहानियाँ और पानवाला इनकी कहानियाँ, 2 कहानियाँ इनकी देखने को मिलती हैं। इसमें से एक तो आपकी 5 कहानियाँ नाम से है, दूसरी आपकी पानवाला। 2 ही कहानियाँ आपकी पंजी की देखने को मिलती हैं। अगर नाटक की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों रजत शिखर इनकी एक नाटक देखने को मिलती है। शिल्पी, ज्योत्सना दोस्तों इससे पहले भी पूछा जा चुका है। अतिमा है जैसे, और सत्यकाम है, युग पुरुष है, ये भी सभी ही इनकी नाटक देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें रहती हैं, एक एक चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मेरी जो वीडियो आप लोगों के पास रहती है दोस्तों, इसको 1 से 2 बार अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी। और दिन में लगभग आप अगर सुबह अगर इसको देखते हैं तो शाम को भी इसको अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग में ये चीज़ें हैं ये थोड़ी बहुत तो रह जाने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ का हमें बहुत से बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हमें याद हो पाती है। तो आप लोगों को भी वही चीज़ करनी है और निरंतर चीज़ों को याद रखने के लिए बार बार उन चीज़ों को रिपीट करके पढ़ना है। अगर बात करेंगे आत्मकथा की, तो दोस्तों 60 वर्ष एक रेखांकन नामक जो आत्मकथा है, ये भी सुमित्रानंदन पंजी की देखने को मिलती है। कुमाऊनी कविताओं में बुरूस, जो कि इससे पहले पूछा गया है। सार जंगल में तुइजा, ये एक जो कविताएं हैं, ये भी आपकी कुमाऊनी भाषा में सुमित्रानंदन पंजी की देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों पंजी से लेकर जो कुछ मुख्य तथ्य हैं अगर उन पर बात करें तो दोस्तों इनको नारी मुक्त का प्रबल समर्थक कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि किसको नारी मुक्ति का प्रबल समर्थक कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो आप लोग सुमित्रानंदन पंजी को आंसर करेंगे। फिर देखिएगा वही आंखें रचना विषय किसानों पर आधारित था, जो कि आपका सुमित्रानंदन पंजी का ही देखने को मिलता है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है कि किसे छायावाद का मैनिफेस्टो के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों पल्लव आप लोग आंसर करेंगे। घोषणा पत्र और प्रकृति की चित्रशाला भी इसी को कहा जाता है। अगर बात करें तो इनकी प्रथम छायावादी जो रचना है वो उच्छ्वास के रूप में जानी जाती है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग इनको डिटो याद करेंगे। अंतिम छायावाद की जो रचना है ये आपकी गुंजन के रूप में जानी जाती है, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। युगवाणी रचना गांधी और मार्क्स से प्रभावित होकर इनके द्वारा इसकी रचना करी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इनका महाकाव्य लोकायतन महात्मा गांधी पर लिखा गया है, तो लोकायतन के लिए इनको आप लोगों ने देखा होगा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी, इससे भी इनको सम्मानित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाता है कि जो आपका लोकायतन है वो किस पर लिखा गया था या फिर लोकायतन महाकाव्य किस व्यक्ति पर आधारित था, तो महात्मा गांधी आप लोग आंसर करेंगे। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप जो मुख्य तथ्य हैं इनको जरूर याद रखिएगा। इन्होंने IIT रुड़की का कुलगीत लिखा, तो दोस्तों IIT रुड़की का जो कुलगीत है वो जयति जयति विद्या संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जामों में आपको हिंदी में तो पूछा ही जाएगा, खासकर जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए IIT रुड़की का कुलगीत पूछा जा सकता है, तो आप लोग जयति जयति विद्या संस्थान भी याद रखेंगे। इनको हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग सुमित्रानंदन पंजी को आंसर करेंगे। इन्हीं के कहने पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी के रूप में भी रखा गया था। अच्छा, कब रखा गया था इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। भारतीय प्रसारण सेवा 23 जुलाई 1927 को ऑल इंडिया रेडियो नाम से और 1936 में आकाशवाणी का नाम लेती है। यानी कि अब दोस्तों ये तो आप लोगों को आंसर मिल चुका है कि जो भारतीय प्रसारण सेवा है ये हमारा 23 जुलाई 1927 में ये चलती है, और इसी को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से 1936 में इसका गठन किया जाता है। और इसी का आकाशवाणी जो रूप है ये 1957 में किया जाता है, और आकाशवाणी का जो रूप है ये आपका ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का रूप सुमित्रानंदन पंजी के द्वारा किया था 1957 में। इससे पहले पूछा भी जा चुका है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे 1938 की, तो दोस्तों एक रूपाब नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका का संपादन होता है, जो कि आपका सुमित्रानंदन पंजी के द्वारा किया जाता है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, और इन्हें छायावाद का विष्णु और प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है साहित्यकारों से संबंधित हमने उस पर डिस्कस किया, साथ ही सुमित्रानंदन पंजी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हमने पर्सनली डिस्कस किया है, और उनके जो मेन रचनाएं हैं, उपन्यास हैं या फिर उनके कोई कविताएं हैं, उन सभी चीज़ों पर हमारे द्वारा आपको सभी जानकारी दी गई जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहती है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।